अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अच्छा, अब हम इस बिफोर हम स्टार्ट करें, कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये आपके पास आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे होंगे, उसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल होगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ तो मेरा नंबर आपके पास है, स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है आप उससे ले सकते हैं नंबर। और आप मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछना चाहें जो आप सुन रहे हैं उस समझ नहीं आ रही, या आप ग्रुप में पूछना चाहते हैं, जो जिस तरह से भी आप कन्वीनियंट है आपको, जो वो स्टूडेंट सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, वो आपको बड़ी इमीडिएटली इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। ठीक है। अगर तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसमें मुझे सिस्टम की एक्सेस नहीं चाहिए होती, कैलकुलेशन नहीं करनी होती, तो वो तो आपको फ़ौरन से इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको मेरी रिस्पांस रेट का आइडिया होगा। और जिसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें फिर ज़ाहिर है मेरे पास सिस्टम एक्सेस होती है, तो अगर मेरे पास सिस्टम एक्सेस होगी तो वो भी आपको इमीडिएटली मिलेगी। अदरवाइज मैं आपको उसका टाइम फ्रेम बता दूंगा कि इतने टाइम में आपको उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो आप लोगों ने वो सपोर्ट भी है उसको भी अवेल करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये टॉपिक आपने आईटीए में भी देखा था, और उसमें वहाँ यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। वहाँ पे आपने कुछ देखा जहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पोजल होता है तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ें एडिशनल आ जाएंगी। अदरवाइज ये आपने बेसिक बेसिक ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया, इसलिए हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें वो ज़्यादा डिफरेंस भी फील ना हो, और हम इससे कोप अप कर लें वो जो पीआरसी टू कैफ शिफ्ट है। बट ये आई एस 16 अदरवाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेंस में कि कैफ के हवाले से कि इसकी जो टेस्टिंग लेवल है वो काफ़ी मुश्किल मुश्किल भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि ज़ाहिर है ये पहले एक दफ़ा आईटीए के लेवल के ऊपर आप पढ़ चुके हैं, तो इसकी टेस्टिंग हार्ड क्वेश्चन से देखें, बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। जब हम ये टॉपिक को हम अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं और अच्छी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली होती है, तो जब जो हमारे बाकी टॉपिक्स होते हैं उनमें हम देखेंगे कि उनमें मतलब बेशक ये उसकी बेस ना प्रोवाइड कर रहा हो, बट उस उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इनसे हमें कम लगेगा। जो ये 16 से हमें कम लगेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें बड़े अच्छे से इसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। और ये उसकी अभी हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। आइए 16 में हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे जी। सबसे पहले तो ये है क्या, डेफिनेशंस वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन है कि ये है क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर उसके अलावा बाकी कुछ डेफिनेशंस भी आ जाएंगी, वो डिफरेंट सेक्शंस में आ जाएंगी। ठीक है जी। अब एक डेफिनेशन में फॉल कर गया एसेट, उसको एसेट अपनी बुक में रिकग्नाइज कब करना है और उसकी क्या कंडीशंस होंगी, यानी अपनी बुक्स में कब लेके आना है उसको। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने लैपटॉप खरीदा है, तो अब लैपटॉप को हम कब रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में। पेमेंट की तब करें जब हमारे पास आ गया तब करें, क्या स्नैरियो होगा उस, वो रिकग्निशन में हमें बताएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कब हमारी बुक में वो एसेट आ रहा है। अच्छा, अब कब आ रहा है ये व्हेन है, ये तो आपको व्हेन बताएगा। फिर ये नेक्स्ट आएगा जी कि हम इसको मेजर किस अमाउंट पे करें, मतलब हम इसको लेके तो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स डेट पे लेके आ रहे हैं, लेकिन इसको अमाउंट कौन सी अमाउंट पे लेके आए। अब उस अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है हम कहें जी हमने एसेट खरीदा है, लैपटॉप की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 50,000 का खरीदा है, और हमें डिलीवर भी किया गया है इस्लामाबाद तक या लाहौर तक या कराची तक, या हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इन्वर्टर लेके आ रहे हैं, तो इन्वर्टर हमने 1 लाख का इन्वर्टर लिया है और उसको हमने, उस बंदे ने हमारे ऑफिस तक डिलीवर भी कर दिया है या हमारे घर तक डिलीवर भी कर दिया है, और प्लस उसको आके इंस्टॉल भी कर दिया है। तो अब इसमें बहुत सारी कॉस्ट है, वो जो चल के आ रहा है, जो डिलीवर करने आ रहा है, प्लस जो इंस्टॉलेशन है वो भी है। ठीक है जी। तो फिर उस किस अमाउंट पे उसको बुक किया जाए वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मेजरमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक के जब आएगा तो उस वक्त किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये इनिशियल मेजरमेंट है, इनिशियली।
फिर सब्सिक्वेंटली भी देखा जाएगा कि सब्सिक्वेंटली इसको कैसे कैरी करें। फॉर एग्जांपल आप आगे आपने कहा जी हमने एसेट को 1 लाख पे बुक कर लिया है, अब सब्सिक्वेंटली हर साल क्या करें उस पर। ठीक है, उस पर 2 मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है जी, अब एसेट आ गया, उसको यूज़ भी कर लिया, अब या 2 सूरतें हो सकती हैं, यूज़ करके हम उसे स्क्रैप कर दें या अल्टीमेटली उसको हम डिस्पोज कर दें। तो डिस्पोजल के केस में क्या ट्रीटमेंट होगी और कब अपनी बुक से हम उसको डी रिकग्नाइज करेंगे। डिस्पोजल बेसिकली डी रिकग्निशन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम एंड पे इसके डिस्क्लोजर्स भी डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो अपने 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, उसमें जो 5वां कंपोनेंट्स है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसके क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम दैट फिगर जो आप अपनी बैलेंस शीट पे दिखा रहे हैं एसेट की, उसके अलावा क्या क्या उसमें दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का मेथड दिखाना चाहिए, यूजफुल लाइफ दिखानी चाहिए, राइट। और भी बहुत सारे हैं डिस्क्लोजर्स हैं, उसकी मूवमेंट दिखानी चाहिए, कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, क्या क्या इसमें दिखाना चाहिए, वो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी कि ये है क्या डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने आईटी में डिस्कस की हुई है, तकरीबन ये वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है। कहते हैं सबसे पहले ये टेंजिबल आइटम्स हैं, और टेंजिबल आइटम्स, अब इसका मतलब ये हुआ कि टेंजिबल से मुराद है कि जिसको हम फिजिकली छू सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो पीपी में नहीं आ सकता। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, उनके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड मौजूद है इंटेंजिबल्स का, बट वो इसमें फॉल नहीं करेंगे बिकॉज वो टेंजिबल की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, टेंजिबल टर्म में, टेंजिबल नहीं है वो। तो टेंजिबल आइटम्स और क्या क्या हूँ जी, वो कहता है या वो इस्तेमाल हूँ प्रोडक्शन में, राइट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी होगी। ठीक है, सर्विसेज में, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी यूज़ कर रहे हैं, टेबल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहा है। और रेंटल, फॉर एग्जांपल रेंटल में आपने गाड़ियां जो हैं, रेंट कार का है बिजनेस है और आपने गाड़ियां रेंट कार पे दी हुई हैं या आपने मशीनरी रेंट पे दे दी है। ठीक है जी, तो वो रेंटल वाले मॉडल में आ जाएगा। इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है, अगर आप लैंड और बिल्डिंग रेंट पे देते हैं तो उसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड मौजूद है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। वो इसमें भी फॉल करता है, बट चूंकि उसके अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है तो इसलिए हम उसे वो स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, तो वो इसमें फिर नहीं आएगा। और आखिरी जी के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, फॉर एग्जांपल हम यही टेबल चेयर्स इन्वर्टर्स हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका पहला कंपोनेंट हो गया। और फिर एंड दूसरी कंडीशन भी मीट होना ज़रूरी है, कहता है कि उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की हो। फॉर एग्जांपल अभी शुरू में हम कहते हैं यूज इन प्रोडक्शन हो, अच्छा यूज इन प्रोडक्शन में तो आपका रॉ मटेरियल भी यूज़ हो रहा होता है, राइट। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, जो कि हो सकता है कि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन रहे हों, प्लांट मशीनरी, इस दोनों कंडीशन मीट होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन में यूज़ रहा हो बट उसकी लाइफ भी 1 साल से ज़्यादा की हो, जैसे प्लांट मशीनरी की हमने एग्जांपल दी थी। ठीक, तो इसलिए आपने बाकियों के लिए भी अप्लाई करना है कि 1 साल से ज़्यादा की लाइफ होना ज़रूरी है। तो दोनों आइटम्स के, टेंजिबल आइटम्स हो, प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा हो, सर्विसेज में हो रहा हो, रेंट के लिए हम कर रहे हो या एडमिनिस्ट्रेटिवली यूज़ कर रहे हो उसको, और उसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा की हो। और ये लाइफ 1 साल से ज़्यादा की हो, ये एक्सपेक्टेड लाइफ है, अंडरस्टैंडेबली एक्सपेक्टेड लाइफ है। इसकी जो एक्चुअल लाइफ है वो डिफर कर सकती है इसके साथ, आगे चल के पढ़ेंगे फिर क्या होगा अगर ऐसा सिनेरियो हुआ। लेकिन हमें डे वन पता हो जी कि 1 साल से ज़्यादा का इस्तेमाल हुआ। 1 साल से कम की अगर कोई चीज़ है तो उसे हम नॉर्मली एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम एसेट नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, तो वो एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। ओके जी, पीपी डिफरेंट है जी इंटेंजिबल से, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज क्यों डिफरेंट है, टेंजिबल शुरू ये टेंजिबल आइटम से हो रहा है, राइट। और पीपीई जो है वो टेंजिबल आइटम्स है, इंटेंजिबल्स है, वो उनको अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है जी, फिर हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस भी कर लिया था, इन्वेंट्री से भी ये डिफरेंट है, राइट। जैसे भी हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, इसी से अगर हम और बात कर लें वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स की बात कर लें, तो वो इन्वेंट्रीज हैं। इन्वेंट्रीज क्या है जी, फॉर एग्जांपल जो आपने रखी हुई हैं और आप ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या उनको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उनको सेल परचेज करते हैं, वो इन्वेंट्रीज हैं आपकी। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया आपकी, या अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स होगी। ठीक है जी,
तो वो जो है आप उस पर अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है। IS2 इन्वेंट्री के लिए, इंटेंजिबल्स के लिए भी अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है। ठीक है जी, इंटेंजिबल जो स्टैंडर्ड है वो हमारे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद जी अब एक एसेट जो है, तो डेफिनेशन तो मीट हो गई। अब सेकंड स्टेप कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसको हम रिकग्नाइज कब करेंगे। रिकग्नाइज से मुराद ये कि हम उससे अपनी बुक्स में फर्स्ट जो एंट्री है, डेबिट एसेट क्रेडिट वट एवर पेएबल कैश जो भी है, वो कब करेंगे। तो उसके लिए जी उसने कहा जी कि दो कंडीशंस हैं, और दो कंडीशंस जो हैं आपने मीट करनी है। अच्छा, नॉर्मली इन कंडीशंस को वेट करना या असेस करना इतना मुश्किल नहीं होता, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना मुश्किल नहीं होगा। कभी कभी इसमें आप प्रैक्टिकली हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ता है, वो हम डिस्कस भी करते हैं। क्या कहते हैं जी, कहते हैं दो है जी। एक के प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अच्छा, वो हम जो जिसका एसेट है उसको हो जी कि मुझे इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो वो बेनिफिट्स जो कि हमें एसेट से डायरेक्टली मिलें, मतलब एसेट खुद हमें डायरेक्ट कैश फ्लो जनरेट करके दे। बेनिफिट से मुराद कैश फ्लो ही। तो डायरेक्ट कैश ऐसा भी हो सकता है कि पीपीई हमें डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट करके दे। जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे, हम रेंट पे दे रहे हैं गाड़ियां या प्लांट एंड मशीनरी, तो इस केस में हम एसेट हमें डायरेक्टली कैश फ्लो दे रहे हैं, राइट। बट अदर सिनेरियो भी हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली हमें कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लें, इन्वर्टर की एग्जाम्पल लें, या अभी हम जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, अगर हम कैमरा की एग्जांपल ले लें, राइट, तो ये खुद बेनिफिट जनरेट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल इन्वर्टर जो है वो सेल करके या उसका रेंट पे करके मैंने बेनिफिट नहीं उठा रहा, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैमरे का मैं यूज करके कैमरा सेल नहीं कर रहा, मैं कैमरे या कैमरे की सर्विसेज, रेंटल सर्विसेज नहीं दे रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैमरे को इस्तेमाल करके या लैपटॉप को इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट कैश फ्लो जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब ये हो कि वो इनडायरेक्टली भी कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट जब हम बात करते हैं, ये बेनिफिट दोनों हो सकते हैं, डायरेक्टली बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और डायरेक्ट कैश फ्लोज भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कैश फ्लोज भी हो सकती है पीपी। दूसरा जी कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कि हम कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो। ठीक है, वो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर जी इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्टोर स्पेस एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट का। स्टोर स्पेस ये क्या होती है बेसिकली, यूँ समझ लें, या प्लांट एंड मशीनरी में जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लगा, तो प्लांट एंड मशीनरी तो आपकी पीपी ही है, बट उस मशीनरी में कुछ छोटे छोटे स्पेयर्स, पार्ट्स, पुर्जे जिन्हें आप कहते हैं, वो हो रहे होते हैं। तो वो नॉर्मली कंपनीज अपने पास खुद ही रख लेती हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको यूज़ कर लेते हैं उसमें। तो अब वो होते तो पीपीई के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। तो अब उसमें क्या सिनेरियो होगा, था उसने सबसे पहले कहा स्टोर स्पेस एंड सर्विसिंग जो इक्विपमेंट है, ये नॉर्मली आप उसे इन्वेंट्री में कैरी करें। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर वो पीपीई की डेफिनेशन मीट कर जाए, यानी कि वो प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, उसकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर की है, अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए तो फिर आप उसे पीपीई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसी पीपीई ट्रीटमेंट करें। या फिर स्टोर एंड स्पेस आपने रखे हुए हैं और आपने वो रखे ही सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, मतलब आपने कहीं और उसका यूज नहीं करना, उसका यूज है ही पीपीई में, तो देन भी आप उसको पीपीई की ट्रीटमेंट में, पीपीई में उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टोर स्पेस का ये ट्रीटमेंट जो है आपको नजर आएगा, नॉर्मली इन्वेंट्री में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, बट इनका अदरवाइज ट्रीटमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। फिर जी के इमटेरियल आइटम्स। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक आइटम के ऊपर डेफिनेशन भी मीट करती हो और रिकग्निशन का क्राइटेरिया भी मीट करता हो, लेकिन फिर भी आप उसको एज ए पीपी रिकॉर्ड ना करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर को
वो एसेट भी है, उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा भी है, सर्विसेज के लिए भी यूज़ हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी यूज़ हो सकता है। परचेज करके लाएं तो बेनिफिट्स भी हमें मिलेंगे फ्यूचर में, कॉस्ट भी रिलायबली मेजर हो रही है, तो असूलन तो उसको एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन इममटेरियल के ऊपर जो है हमारे उस तरह से स्टैंडर्ड्स नहीं लगते, तो इसलिए हम उसको इममटेरियल पीपीई को हम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल से मुराद या इममटेरियल से मुराद सिर्फ अमाउंट के एंगल से नहीं देखेंगे हम इसको दोनों एंगल से देखेंगे, अमाउंट के एंगल से भी और नेचर के एंगल से भी देखेंगे। बहरहाल मटेरियलिटी का इंशाल्लाह आगे चल के टॉपिक आएगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल इममटेरियल चीज़ को है, अगर आप उसे पीपी रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो उसमें आप उसे ऑप्शन मौजूद है कि आप उसे रिकॉर्ड ना करें। ठीक हो जी। अच्छा, डिस्कस हो गया जी कि क्या होता क्या है और इसको हमें कब अपनी बुक्स में फर्स्ट टाइम लेके आना है। उसके बाद है हम इसको हम लेके तो आना है, लेकिन इसको किस अमाउंट पे लेके आना है। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट अमाउंट क्या हो। मेजरमेंट में भी दो चीजें हैं जी, एक इनिशियल मेजरमेंट है और एक सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। इनिशियल मेजरमेंट के जब लेके आएंगे तो किस पे रिकॉर्ड करें उसको, तो सिंपल सिनेरियो उसने कहा जी कि आप इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। अच्छा, कॉस्ट क्या हो सकती है। अब कॉस्ट इसकी कैश की शेप में या बैंक जो आप पे कर रहे हैं कैश, उसे हम कैश में काउंट करते हैं, कैश हो सकती है, कैश इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं, या कोई इन काइंड कंसिडरेशन भी हो सकती है। तो बार उनसे कहा जी कि आप उसे कॉस्ट रिकॉर्ड करें, यानी कि आपने उसके लिए क्या कॉस्ट बियर की। अब वो कॉस्ट इन द शेप ऑफ पैसा भी हो सकता है, हमने पैसा आउटफ्लो किया, या इन द शेप ऑफ अनदर एसेट भी हो सकता है, आपने एक एसेट देके दूसरा एसेट ले लिया। ठीक, तो जो आपने दिया वो आपकी कॉस्ट होगी। ठीक, उसमें कहा जी कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। उसने कहा अगर फॉर एग्जाम्पल आप परचेज कर रहे हैं एसेट को, तो उसने कहा जी परचेज, और सिंपल लॉजिक सी बात है, कहते हैं परचेज प्राइस, उसमें से अगर आपके कोई डिस्काउंट्स हैं वो आप लेस कर लें, राइट। और बाकी सारी टैक्सेस जो कि नॉन रिफंडेबल हैं वो आप उसमें ऐड कर दें। रिफंडेबल चूंकि वापस आ जाना होता है तो इसलिए वो हमारी कॉस्ट नहीं है, राइट। इसलिए हम उसे एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करते, वो तुम्हारा अलग से एक एसेट बन जाता है। ठीक है, उसे वापस आ जाना होता है, यानी वो पीपीई में ऐड नहीं होगा। तो कॉस्ट में क्या क्या शामिल है जी, परचेज प्राइस शामिल है, ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह उसमें से आप लेस कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज यहाँ आपने अलग से लिखा हुआ है, कस्टम ड्यूटीज ये टैक्सेस ही हैं, बट ये एज पर लॉ ये नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो इसको आप हमेशा जब भी क्वेश्चन में आए तो आपसे आंखें बंद करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। टैक्सेस में आपने ख्याल करना है, टैक्सेस में जो है वो टैक्सेस कुछ रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं। बहरहाल वो आपको एग्जाम में अगर टैक्सेस का देगा भी तो वो आपको बता देगा ये टैक्सेस की नेचर क्या है, रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। अगर नॉन रिफंडेबल हुए तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी के और क्या उसमें, अभी थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल ले रहे थे कि हम फॉर एग्जांपल इन्वर्टर लेके आते हैं और वो इन्वर्टर जो है हमें एक हमारी स्पेस है वहां तक डिलीवर भी कर देता है और आके इंस्टॉल भी कर देता है। तो इसमें से कहा है कि परचेज प्राइस के साथ साथ आपने देखना है कि कोई ऐसी कॉस्ट तो नहीं जो उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, और उसको भी उसने डिफाइन कर दिया कि वो कॉस्ट जो कि इंटेंडेड पोजीशन में आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से उस एसेट को यूज करना चाहते हैं, इन्वर्टर को फॉर एग्जांपल आप दीवार पे लगा के यूज करना चाहते हैं, तो वहां तक लगाने के लिए जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी। कैपिटलाइज करने से मुराद, जब कैपिटलाइज का वर्ड यूज करते हैं, कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं आप उसको, यानी आप उसे एक्सपेंस नहीं कर रहे, उससे आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस केस से हमने देखा कि जब वो हमें जो हमारे वेयर हाउस तक या हमारे ऑफिस तक या हमारे घर तक जो उसने पहुंचाया है एसेट, तो वो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, बिकॉज उसके बेयर आ नहीं सकता था, उसकी अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर की है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें ऐड करेंगे। सिमिलर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन के बेयर हमारा वो इंटेंडेड यूज में नहीं आ सकता था, तो इसलिए हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मैंडेटरी कॉस्ट थी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, तो इसलिए हम उसको भी ऐड करेंगे इसमें, राइट। और भी कॉस्ट हैं, और भी कॉस्ट डिस्कस करते हैं, अभी हम एग्जांपल्स देते हैं आगे चल के कि कौन कौन सी ऐड हो सकती है, कौन कौन सी नहीं ऐड हो सकती। तो बहरहाल अगर तो वो कॉस्ट नेसेसरी कॉस्ट है जो कि एसेट को उस कंडीशन में लेके आना के लिए ज़रूरी है कि जिस में हम एसेट को चाह रहे हैं कि हम उसको ऑपरेट करें, वो कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन वंस आपने फॉर एग्जांपल इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद आप उसको कहें जी कि मुझे आप यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे लगा दें,
वो कॉस्ट फिर ऐड नहीं होगी, बिकॉज आपने वंस इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर दी है। तो अब अगर रीडिप्लॉयमेंट कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह से लेके कहीं और दोबारा लगा रहे हैं, तो अगर आप उसे दोबारा ऐड करेंगे तो आप एसिड को बेसिकली वो स्टेट करेंगे, उस कॉस्ट पर आपको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट दायरा एक ही दफ़ा ऐड हो सकती है। उसके बाद है जी डी कमीशनिंग कॉस्ट। ये डी कमीशनिंग कॉस्ट हर केस में तो नहीं आएगी, लेकिन ये नॉर्मली हैवी प्लांट एंड मशीनरी केस में, जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हो रहा था, वहाँ पे ही शायद आ जाए। ये बेसिकली है क्या, ये है कि फॉर एग्जांपल जी हमें आज पता है कि हमने एक एसेट को यहाँ पे लगाया है, प्लांट मशीन लगाया है, बट हमें पता है कि ये 5 साल के बाद हमें इसे उखाड़ना पड़ेगा, इसे हमें डीकमीशन करना पड़ेगा। अच्छा, और वो कॉस्ट में पता है कि वो मटेरियल है, वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट है 5 साल के बाद। फॉर एग्जांपल आज हमने 1 करोड़ का एसेट लिया और हमें लगता है कि हमें 5 साल के बाद कोई 10-15 लाख रुपए इसके उखाड़ने पे लगाने पड़ेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप कहेंगे जी ठीक है, हम उसको 5वें साल जब कॉस्ट आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा, हम उसको उस वक्त ज़ाहिर है, उसके बाद उस वक्त आपके पास ऑप्शन क्या होगा, उससे आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उस वक्त जाके एक्सपेंस आउट करेंगे, उस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो बेसिकली इस एसेट से रिलेटेड कॉस्ट थी, जिससे आपने बेनिफिट पिछले 5 सालों में ले लिए और उसके रेवेन्यूज रिकॉर्ड कर दिए, इसके अगेंस्ट जो भी कैश फ्लो आए, वो बेनिफिट्स आए, आपने वो आपने अचीव कर लिए। लेकिन एक सिर्फ एक कॉस्ट जो मेजर कॉस्ट थी, वो आपने 5वें साल में जाके बुक की है, या एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद आपने उसको बुक किया, क्योंकि आपने इनकार, आपके नज़दीक आपने इनकार उस वक्त किए। तो ये बेसिकली हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए इस कॉस्ट के लिए सिखाया जाए कि अगर आपको पता है कि डीकमीशनिंग कॉस्ट हो सकती है, तो आप उसको क्या करें, उसको आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप उसको रिकॉर्ड कर लें आज की डेट में, ताकि वो जो अमाउंट आपने 5वें साल में जाके एक ही दफ़ा एक्सपेंस आउट करनी थी, वो आज की डेट में आप उसे बुक कर लें। तो आज की डेट में अगर आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर लेंगे, तो वो आपकी यूजफुल लाइफ के साथ साथ हर ईयर में स्प्रेड हो जाएगी। ये बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, राइट। और वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर उस वक्त वैल्यू 50 लाख है और आज उसकी वैल्यू, हम उसकी एक वर्कआउट करते हैं, डिस्काउंट रेट लगा के आज की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो अमाउंट जो वो ऐड करते हैं और फिर उसको अनवाइंड करते जाते हैं, और वो उसको हम इंटरेस्ट कॉस्ट में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल डी कमीशनिंग कॉस्ट है जी कि तो मुझे लगता है कि यूजफुल लाइफ जब कंप्लीट होगी, तो उस वक्त हमें इस पे इसको डी कमीशन करना पड़ेगा, तो उस कॉस्ट को हम उसी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज की डेट में उसको एसिड कॉस्ट में ऐड करते हैं, और फिर उसको लेके चलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो यूजफुल लाइफ है उस हिसाब से। ठीक है जी। ओके जी, क्या क्या कॉस्ट है जी, एग्जांपल्स क्या क्या हैं? साथ ही आंसर लिखा हुआ, बट अगर आप इसको हटा के भी देखेंगे, सिंपल है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले बात की, असेंबली कॉस्ट जोड़ने को कहते हैं। डिलीवरी फ्रेट की भी हमने एग्जांपल ले ली, वो भी ऐड होगा। साइट प्रिपरेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार हम एक एसेट को लेके आ रहे हैं, प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये इस अभी ये यहाँ पे वो कंडीशन मौजूद नहीं है, तो इससे पहले हमें ये साइट को उस काबिल बनाना पड़ेगा ताकि हम इसके यहाँ पे एसेट को इंस्टॉल करें। तो मतलब वो साइट प्रिपरेशन जब तक होगी तो एसेट इंटरनेट कंडीशन में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आपको कॉस्ट इनकार करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट इनकार करनी पड़ेगी, तो उस कॉस्ट को आपको एसेट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। सिमिलरली आपने किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, प्रोफेशनल फी आपने उसको पे की है सर्वेयर को, वो भी आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉर्मली जो है, नाम ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे ये एडमिन कॉस्ट है, तो ये नॉर्मली तो नहीं होगी कैपिटलाइज, बट अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्रूव हो जाता है कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो हमने सिर्फ नाम पे नहीं जाना, नरेशन पे नहीं जाना कि उसका नाम एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने ये देखना क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये कि उसको इंटरनेट कंडीशन में लाने के लिए मैंडेटरी है, उस केस में हम उसको इसी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक एडमिन स्टाफ को बंदा है और आप उसे कहते हैं जी आप लैपटॉप परचेज करके लेके आए। अब वो लैपटॉप परचेज करके लेके आता है, आप उसको एक सैलरी का पे कर रहे हैं। अब वो सैलरी आप उसे पे तो कर रहे हैं, बट आप कहें जी कि उसमें से कुछ पोर्शन हम उठा के हम इसको एलोकेट करेंगे क्योंकि इसने लैपटॉप लेके आया उस कॉस्ट में, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। बट अगर ऐसा सिनेरियो को आप एसेट बाय करने जा रहे हैं और उसके लिए आपको किसी स्पेशल पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो स्पेशल स्किल रखता हो, उसको आप स्पेशली उस पर्पज के लिए हायर करते हैं, तो आप उसे कहेंगे वो हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं अब एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब देखें कि क्या वो
उसके लिए मैंडेटरी, यस मैंडेटरी, उस केस में आप एसेट कॉस्ट में ऐड करें। फिर जी ओपनिंग न्यू फैसिलिटीज, आपने नई कोई ब्रांच ओपन कर ली है, वो ब्रांच का खुद ओपन होना जो है वो पीपीई नहीं है। हाँ अलबत्ता उसके अंदर जो एसेट्स लगे होंगे वो देख लेंगे हम, उनको एसेट्स बुक कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट या सर्विस आपने ओपन किया है वो आपका एसेट नहीं है। इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट समझ लीजिए आपने लोन लिया और लोन के ऊपर लोन लेके आपने एसेट ले लिया, अब जो इसके ऊपर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो क्या वो एसेट कॉस्ट में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये हो सकता है ऐड, इसके ऊपर हमारा स्टैंडर्ड मौजूद है IAS 23, वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लें अगर रेलिवेंट नहीं है तो नो, बट रिसेप्शन इसमें है, हम IAS 23 में डिस्कस करेंगे, ये हो सकता है ऐड भी हो सकता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स नहीं होगी जी ऐड, बिकॉज एम्प्लॉय ट्रेनिंग में सबसे बड़ा मसला ये है, आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाएगा ताकि उसको ऑपरेट करें, राइट? आप कह सकते हैं उसके बगैर वो हो नहीं सकता, तो उस तरह से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। लेकिन एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप इससे ये सर्टेन नहीं कर सकते कि ये एम्प्लॉय कितने टाइम रुकेगा, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स की जो भी कॉस्ट है उसमें लाइफ सर्टेन नहीं होती कि वो कितने देर तक बेनिफिट होगा, इसलिए उसमें आप देखेंगे वो नॉर्मली एक्सपेंस आउट हो रही होगी। उसके अलावा आपने प्लांट ऑपरेट किया, आपने कोई निचली कोई लॉस कर दिया, ऑपरेटिंग लॉसेस किए, वो सारे आपके एक्सपेंस होंगे, इसमें नहीं आएगा। रीलोकेशन कॉस्ट अभी हम बात कर रहे थे, इन्वर्टर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया, ये कॉस्ट आपकी दोबारा ऐड नहीं होगी, एक दफ़ा आप ऑलरेडी लगा चुके हैं उसके। मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑलरेडी डिस्कस नहीं, सॉरी ये डिस्कस नहीं है, बट ये सिंपल है, मार्केटिंग कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, ये हमारी एक्सपेंस होगी। टेस्टिंग फीस, टेस्टिंग कॉस्ट ये मैंडेटरी कॉस्ट है, बिकॉज ये इसके बगैर आप ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि एसेट जो है वो इंटरनेट कंडीशन में आया या नहीं आया, तो उस केस में टेस्टिंग कॉस्ट को आप ऐड कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस टेस्टिंग के दौरान आपने कुछ प्रोडक्शंस कर ली, वो प्रोडक्शन में से कुछ रेवेन्यू आ गया, तो रेवेन्यू को कहता है जी, और ड्यूरिंग टेस्टिंग अगर कोई रेवेन्यू आ रहा है तो उसको आप क्या करें, उसको आप प्रॉफिट लॉस को चार्ज आउट कर दें। और उसके अलावा कोई भी कॉस्ट अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, फॉर एग्जांपल स्पेस यूज एज ए पार्किंग आ रही है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल आपने एक जगह ले ली है और आपने उस पर बिल्डिंग बनानी है फ्यूचर में, तो आप उस स्पेस को अभी जो है वो पार्किंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो पार्किंग के लिए आपको कुछ इनकम आ रही है, उस इनकम को आप अपनी प्रॉफिट लॉस में उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है जी, आपने उसको एसेट कॉस्ट में से माइनस नहीं कर सकते। कब तक कैपिटलाइजेशन करते रहे, यानी कैपिटलाइजेशन से मुराद ये कि एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। उसने कहा जी जब तक एसेट आपकी इंटेंडेड कंडीशन में, उस इंटेंडेड से मुराद ये कि जिसमें आप उसको मैनेजमेंट चाह रही है कि इसमें हम ऑपरेट करेंगे, राइट? तो सादा लफ्ज़ में हम यू कह सकते हैं रेडी टू यूज़ आ जाएगा उसमें, तो उसमें हम उसको एसेट जो है उसके बाद उसमें कॉस्ट ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद ये सिनेरियो बन सकता है कि ये तो कि हमने एसेट खरीदा, अब सिनेरियो ये बन जाए कि हमने एसेट को एक्सचेंज किया। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में अब दो सिनेरियो होंगे, एक एसेट रिसीव होगा और एक एसेट डिस्पोज होगा, नहीं सेल होगा, सेल कह लें, डिस्पोजल कह लें, जो भी आप कहना चाहें। तो इसमें दोनों ट्रीटमेंट्स आएंगी यहाँ पे, यानी एक एसेट आपको रिकॉर्ड आउटफ्लो में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और एक आपको आउट करना पड़ेगा, और एक एसेट को इन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब सवाल ये कि ये जो एसेट आपने रिसीव किया इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को कैसे डिटरमिन करें, राइट? तो एग्जांपल लेते हैं, पहले लॉजिक बनाते हैं, फिर इसमें जो केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक मोबाइल फोन जो है रिसीव किया है और एक मोबाइल फोन हमने दिया है, और हो सकता है हमने कैश भी बीच में इन्वॉल्व हो, कैश पे भी हो सकती है और कैश रिसीव्ड भी हो सकती है। अच्छा, जब कैश में लेते थे उस वक्त, अब सोचें तो हम क्या करते थे, हम कहते थे फॉर एग्जांपल अगर एसेट हमने खरीदा है 50,000 का,
तो 50,000 हमारी कॉस्ट है। यानी कि हम कैसे बचे, कैश हमारे पास से गया क्या, आउटफ्लो क्या होगा। तो यहाँ पे भी जो जनरल रूल है वो वैसे ही लगेगा, वो ये देखा जाएगा कि हमने दिया क्या है। हम देखेंगे जी हम क्या दे रहे हैं, इन काइंड कंसिडरेशन दे रहे हैं कुछ, जैसे इस केस में मोबाइल दे रहे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट है वो मोबाइल का देना जो है, जो नया एसेट हम ले रहे हैं उसके बदले में एक मोबाइल हम दे रहे हैं। तो जो दे रहे हैं, जो बाहर जा रहा है, वो हमारी कॉस्ट है, जो नए एसेट आ रहा है उसकी कॉस्ट है। तो उस इन काइंड कंसिडरेशन ऑफ द एसेट गिवन, जो आपने दिया है उसकी जो भी जिस तरह से वैल्यू निकाली जाएगी, हम देखते हैं वैल्यू, आप समझ लें सिंपल, उसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन, एज्यूम करें कि जी इसकी वैल्यू जो है वो हमारे नज़दीक 40,000 थी, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारी 40,000 जो है कॉस्ट है। अब इसके साथ सिनेरियोज और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि हम ये इसके साथ हम एक एसेट भी दे रहा हूँ, साथ कुछ कैश भी दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमने इसके साथ कैश जो है वो पे की है 10,000। अगर हमने कैश पे किया तो इसका मतलब दो, हमारी कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो वो जो हमने मोबाइल दिया वो, प्लस जो कैश थी। तो इस केस में हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट बनेगी वो दोनों को ऐड करके बनेगी। ठीक है जी। तो इस केस में 50,000 कॉस्ट बनेगी हमारी। ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी कि हमने 40,000 तो इसकी वैल्यू है, बट हमने 5,000 लिया कैश रिसीव की। तो इस केस में फिर हम कहेंगे जी 40,000 तो ठीक है, हमने इनका इन कंसिडरेशन, लेकिन 5,000 वापस कैश में आ गया, तो इसका मतलब एसेट की जो वैल्यू है जो हमने लिया है उसकी वैल्यू जो है वो 35,000। तो सिंपल रूल क्या बना, आपने देखना है आपने दिया क्या है। आपने अगर कैश दिए वो भी ऐड हो जाएगी, अगर आपने कोई इनकाइंड दिया तो उसकी आप फेयर वैल्यू निकाल लें, जो भी फेयर वैल्यू होगी उसमें आपसे ऐड कर दें। ठीक जी, नॉर्मल रूल ये। बट अब इसमें प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंट सिनेरियोज भी हो सकते हैं, वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या हो सकते हैं। उसने कहा जी अगर तो फेयर मार्केट वैल्यू दोनों एसेट्स की आपको पता है कि क्या होगी, तो उस केस में आप ये वाला जो भी हमने फार्मूला लगाया है ये वही होगा कि आपने जो एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू, प्लस आपने जो एसेट प्लस आपने जो कैश दी है वो कर लें, अगर आपने कैश रिसीव की है तो आप माइनस कर लें। ये सिनेरियो होगा। तो जैसे इस केस में हमने कहा कि मोबाइल फ़ोन जो दिया उसकी फेयर वैल्यू 15,000 है, और मोबाइल फ़ोन जो रिसीव्ड हमने किया वो 20,000 वैल्यू है, कैश पेड जो है वो 3,000 है। तो इसमें हमने ये देखना है कि हमने पे क्या किया। हमने कहा हमने मोबाइल फ़ोन दिया है जी 15,000 का, और हमने कैश पे की है 3,000 की, तो इस केस में 18,000 हमारी कॉस्ट बनेगी, राइट। अच्छा, इसमें आपने अभी इस तरह कन्फ्यूजन होना कि सर हम जो ले रहे हैं वो तो 20,000 की वैल्यू है और उसके अब बदले में हम 20,000, नहीं एक्चुअली वो जो मोबाइल फ़ोन रिसीव्ड है उसमें आप एडिशनल अमाउंट को आप कुछ भी कह लें, हो सकता है उसने 2,000 आपको डिस्काउंट कर दिया हो, ठीक है जी। तो उसको आप इग्नोर करेंगे। आपने देखना है अगर फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की रिलायबली मेजरेबल है, यानी कि वो फेयर वैल्यू ऐसी है जो कि अदरवाइज भी एसेट इतने भी सेल या परचेज हो जाएंगे, उस केस में आप उसको इस सिनेरियो में बुक करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। ठीक है जी, ये रूल अप्लाई करेंगे आप। लेकिन अगर उनकी फेयर वैल्यू ना मेजर हो सकती हुई तो फिर क्या करेंगे। तो उसमें उसने कहा जी अगर फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती तो आप ये देखें कि आपको तो ये तो पता है ना आपकी बुक्स में क्या वैल्यू आ रही है उसकी, यानी कि जो बुक वैल्यू है वो एसेट जो आप याद पढ़ते थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसे आप WDV बोलते थे, वो वैल्यू क्या आ रही है। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू आ रही है जी 15,000 वैल्यू आ रही है, तो कहता है वो आपने दिया है तो आप उसे कम से कम बुक वैल्यू पे आप कॉस्ट रिकॉर्ड कर लें, और उसके साथ अगर आपने कैश दिए तो कैश ऐड कर लें, अगर आपने कैश लिए तो कैश भी हम माइनस कर लें। तो अगर फेयर वैल्यूज नहीं पता तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन था उसकी जगह आ जाएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन। ठीक है जी। तो इस पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे अगर वो रिलायबली मेजर नहीं हो सकती फेयर वैल्यू, वो क्वेश्चन में आपको दे देगा रिलायबली मेजर हो सकती या नहीं हो सकती। फिर हम कहते हैं जी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड जो है वो मेजर तो हो रही है बट वो ज्यादा एविडेंट है, यानी यूं कह लें कि ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है एज कंपेयर टू जो हम फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन है उसकी बात करें तो।
उस केस में उसने कहा जी ठीक है, अगर आप समझते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज मोर एविडेंट, तो आप उस केस में फिर जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड है उस कॉस्ट के बराबर कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एसेट दिया है 15,000, वही पहली बार एग्जांपल है, उसकी वैल्यू 15,000 है, जो हमने लिया है उसकी 20,000 है और कैश पे 5,000 है। तो इस केस में चूंकि हम ये कह रहे हैं कि जो गिवन है उसकी 15,000 फेयर वैल्यू दी तो ही है, लेकिन जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड है वो ज्यादा एविडेंट है। अगर वो ज्यादा एविडेंट है तो कहता है फिर इस केस में आप उसी को आप कॉस्ट के बराबर ले लें। फिर इसमें आपने कैश प्लस माइनस नहीं करना, आपने ये ख्याल रखिएगा। फिर क्योंकि आप अब यहाँ पे आप देखें तो आपने 20,000 ऑलरेडी कॉस्ट बुक कर ली है इस केस में। तो इस केस में फिर आप जो कैश पेमेंट है वो एसेट कॉस्ट में प्लस माइनस, कैश पेमेंट या कैश से उसको आप प्लस माइनस नहीं करेंगे। ठीक हो जी। ये चौथा जी सिनेरियो जी कि अगर एसेट्स की कमर्शियल सब्सटेंस ना हो। अच्छा, कमर्शियल सब्सटेंस क्या होती है जी? कमर्शियल सब्सटेंस नॉर्मली एग्जिस्ट करती है। कमर्शियल सब्सटेंस ये है जी कि फॉर एग्जांपल आप जब एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोई बेनिफिट्स भी चेंज होंगे, यानी पैटर्न ऑफ कैश फ्लो चेंज होगा। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, हम एसेट तभी एक्सचेंज करते हैं कि जब हमें नए वाले एसेट से नॉर्मली ज़्यादा बेनिफिट होगा, या पुराने वाले एसेट से हमें लगता है यार कि हमारे उतनी यूटिलाइजेशन का नहीं है तो इससे कम यूटिलाइजेशन का एसेट हम ले आते हैं। तो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज हो, कैश फ्लो चेंज होते हैं नॉर्मली। लेकिन ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आप नहीं, हमने नहीं चेंज हो रहा। अगर एग्जाम में ऐसा सिनेरियो होगा तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो सिंपल, ये जो ऊपर हम केस पढ़ के आए केस नंबर 2, उसमें आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन वो आप उस केस में ले लें और उस केस में उसको फिट करवा दें और उसको और उसकी ऐसे रिकॉर्ड कर दें। ठीक है जी, अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, अब एग्जाम में आप क्या करेंगे? एग्जाम में या वैसे कोई एक पास पेपर आया हुआ, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उसको, क्वेश्चन आया हुआ है, बट अगर कुछ सिनेरियो नहीं गिवन तो नॉर्मली आप क्या करेंगे? नॉर्मली अगर आपको उससे समझ आ जाएगा क्वेश्चन के, अगर तो ये सारी दी हुई है, फेयर वैल्यू दी हुई है और कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि रिलायबली मेजर नहीं हो रही या रिसीव्ड की मोर एविडेंट है, तो इस केस में आप पहले वाला सिनेरियो ही अप्लाई करेंगे और वही उसी के ऊपर आप रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी सिनेरियोज के केस में वो कुछ लिखेगा, या कहेगा नहीं हो सकती रिलायबली मेजर, या कहेगा जो ज्यादा एविडेंट है वो रिसीव्ड की है या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, उसके लिए मेंशन करेगा वो। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा होगा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो है गिवन, वो तो रिलायबली मेजर ना हो रही हो, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड जो है वो अगर दी हुई हो तो उस केस में देखना पड़ेगा क्या जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड है वो मोर एविडेंट है। एविडेंट है तो फिर आप उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर एविडेंट नहीं है तो फिर आप केस नंबर 2 में उस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, दोबारा ये सिनेरियोज जो हैं ये आपको क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन कर देगा मतलब किस तरह से ये है, बट जो उसकी ट्रीटमेंट है वो हमने इन केसेस में करनी है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उससे जो बाकी जो 2 3 4 केसेस हैं, जो टू सेकंड थर्ड फोर्थ केसेस बड़े लॉजिकल लगते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने गिवन वाला देखना ही नहीं है तो फिर आपने अल्टरनेट भी जाना है। तो अल्टरनेट क्या हो सकता है? अल्टरनेट कैरिंग अमाउंट हो सकती है, जो रिसीव करें उसकी फेयर वैल्यू हो सकती है। तो रिसीव वाले के लिए उसे कह दिया जी कि लाजमी है कि वो एविडेंट हो, और अगर वो एविडेंट वाला सिनेरियो नहीं है तो उस केस में आप जो कैरिंग अमाउंट है उसको ले लेंगे सेकंड और फोर्थ केस में। ठीक है जी। तो ये है जी हमारा इसमें कि अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट हुआ तो फिर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, नीचे जी इसकी एग्जांपल है, और ये इनफैक्ट ये एग्जांपल जो है ये पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है। इसके हम एक दो पार्ट जो यहाँ पे कर लेते हैं, और बाकी जो है आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आप लोगों ने खुद उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हमने सिंपल निकालना है कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड। वैसे इसको हमने आगे जनरल एंट्री पास की हुई है इसी सोल्यूशन में, और जनरल एंट्री में असल में इसमें 2 सिनेरियोज हैं। एक एसेट डिस्पोज हो रहा है, डिस्पोजल की भी हमने ट्रीटमेंट पढ़ी नहीं है, लेकिन लॉजिकली आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर एंट्री नहीं भी समझ आ रही तो कम से कम यहाँ से कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड जो है वो आपको वो मेजर होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन कहते हैं? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द फोर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, ऑल फिगर्स इन रुपीज मिलियन। कैश रिसीव्ड स्लैश पेड, अगर वो ब्रैकेट में है तो वो नेगेटिव फिगर है, वो पेड है, पेमेंट है। और अगर वो विदाउट ब्रैकेट है, यानी कि पहली 1.1 जो है ये रिसीव्ड है और 2.1 जो है ये पेड है, उसने ब्रैकेट में लगाई है। एसेट गिवन अप में कहता है जी कि जो एसेट दिया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ये है, बुक वैल्यू ये है और एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ये है। एसेट जो हमने रिसीव किया है
उसकी फेयर वैल्यू उसने आपको दे दी है। ठीक है जी, सारे केसेस में होती है। किस फोर्थ वाले केस में देखें वहाँ पे नॉट अवेलेबल है। जो थर्ड फोर्थ केस में देखें तो वहाँ पे कैश रिसीव पेड 0 0 आ रहे हैं। ठीक है जी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है इन केस वन फेयर वैल्यू ऑफ द बोथ एसेट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है जी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी में कहता है, दूसरे में कहता है इज क्लियरली मोर एविडेंट, थर्ड में कहता है कैन नॉट बी मेड रिलायबली, फोर्थ में कहता है जी कि कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड नॉट टू चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। इट मीन्स के कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है जी। तो कैसे कॉस्ट निकालेंगे जी, हम पहले जरा करते हैं। पहले मैं, क्योंकि कैन बी मेड रिलायबली तो जनरल रूल लगेगा कि हमारे पास से गया क्या है, नेट में क्या गया है हमारे पास से। तो क्या गया है जी, फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें इस केस में, हम कह रहे हैं जी कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन, एक एसेट दिया हमने, और प्लस अगर कैश पे की है तो कैश माइनस कर लें, अगर कैश रिसीव दोनों में से कोई एक होगा तो वो आप क्या कर लें, लेस कर लें। तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो गिवन है वो आपको यहाँ पे गिवन गिवन आप में आप देखेंगे तो 8.5 उसने आपको दी हुई है। तो 8.5 फेयर वैल्यू एसेट गिवन है। कैश पेड है या कैश रिसीव, हम देख लेते हैं यहाँ पे, कैश रिसीव्ड है 1.1। तो कैश रिसीव्ड जो 1.1 इसमें से माइनस हो जाएगा 1.1, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 7.4। यानी ये क्या है जी, ये कॉस्ट है उस एसेट की जो कि हमने रिसीव किया है। अच्छा, ये तो हो गया, ये इस टॉपिक की ये रिक्वायरमेंट थी, बट उसने कहा हुआ है कि आप जर्नल एंट्री भी बनाएं। तो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, जब एसेट हमें पता है, जब हम एसेट बुक करते हैं, आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमने आईटी भी पढ़ा हुआ है। जब एसेट बुक करते हैं क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, एसेट जो न्यू एसेट है, इसका हम नाम चेक कर लेते हैं, इसका कुछ नाम अगर है तो, नहीं तो आप न्यू एसेट कर लें। ठीक है, ठीक है, न्यू कर लेते हैं। इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया जी 7.4 पे। ये तो हमने इसकी कॉस्ट ये निकाल ली है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एसेट को, हम किस पे मेजरमेंट पढ़ के आए हैं, किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी कॉस्ट क्या है, 7.4 है। फिर आप देखेंगे आपने इसमें से कैश वाला क्या, कैश आपने क्या किया, कैश आपने रिसीव किया इस केस में। तो कैश रिसीव किया तो कैश क्या होगी जी, 1.1 है। 1.1 आपने कैश रिसीव किया, तो कैश 1.1 डेबिट हो जाएगी। फिर जो एसेट आपने आउट किया है, यानी अपनी बुक से आप उसको डी रिकग्नाइज करेंगे। वैसे हम ये ऐसे आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉजिकल देखें, आपने जो एसेट लिया उसे बुक में रिकॉर्ड करें। जो एसेट आपने अपनी बुक से निकाला है उस या बेचा है, उसको अपनी बुक से निकालेंगे, उसको डी रिकग्नाइज करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ रही है, वो आई थिंक यहाँ पे गिवन है, एसेट की बुक वैल्यू वो 6.4 गिवन है। यानी ये अभी अभी तक हमारी बुक्स में वैल्यू आ रही है। तो अब इसको हम कंटिन्यू तो नहीं करेंगे, ये तो हमने दे दी है। ठीक है, तो इस समय अपनी बुक्स से क्या करेंगे, डेबिट आ रहा होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। एसेट गिवन जो है, एसेट आप ओल्ड कह लें इसको, उसकी हमारे पास जो बुक में वैल्यू आ रही है उसे हम 6.4 आई थिंक, वो हम माइनस कर अपनी बुक से निकाल देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं डेबिट साइड हैवी है या क्रेडिट साइड हैवी है, डिफरेंशियल जो है वो आपका गेन या लॉस बन जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो ये वाली साइड हैवी लग रही है, तो हम क्या करेंगे जी, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये गेन आ जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा जी। 2.1 का गेन है। इस गेन के अल्टरनेट कैलकुलेशंस भी हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्पोजल डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ये एक और तरीके से भी निकल सकता है, और उसमें ये आपको एंट्री ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। लेकिन अभी इसको लॉजिकली आपने जो नया एसेट आया और आप उसको डेबिट करना है, जो आपने कैश रिसीव किया उसको डेबिट करना है, जो एसेट आपकी बुक से निकल गया उसको अपने उसकी बुक वैल्यू आपने निकाल देनी अपनी बुक्स में से, तो डिफरेंशियल आपका गेन लॉस आ जाएगा। ठीक होगा जी, बिल्कुल सेम जी। आपने सेकंड थर्ड फोर्थ के ऊपर आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट सेकंड इनको बेयर सोल्यूशन देखे, इसके सोल्यूशन इसके साथ नीचे मौजूद है। ये आपके साथ नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। ये आपकी एग्जाम्पल स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है, पास पेपर्स में भी मौजूद है। आपने इसको अटेम्प्ट करना है, बेयर सोल्यूशन देके इंटरव्यू बनाने की कोशिश करनी है, और फिर कंपैरिजन करना है। अगर कोई मसला है तो आप उससे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है जी। तो ये है जी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के केस में क्या हो। उसके बाद जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एसेट आपने खरीद लिया, यूज भी कर रहे हैं उसको, अब एसेट के ऊपर उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंटली खर्चे हो रहे हैं।
उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल एक तो है मेंटेनेंस की एक्सपेंडिचर हो रही है, मेंटेनेंस के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे डिस्कस कर चुके हैं, वो आपके क्या होंगे जी, आपके एक्सपेंस आउट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में ऑयल चेंज करवाते हैं, गाड़ी आपका एसेट है, पीपी आपने बुक किया हुआ है, लेकिन आप उसमें हर 3-4 महीने बाद या कुछ माइलेज के बाद आप ऑयल चेंज करवाते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, फ्यूल आप यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो सारी एक्सपेंस आउट होगी। लेकिन व्हाट इफ के उसमें आप इंजन चेंज करवाएं, फिर क्या होगा। उस केस में देखा जाएगा क्या वो कैपिटलाइज हो सकता है। तो उसने कहा जी आप उसको ठीक है कैपिटलाइज कर लें, रिकॉर्ड कर लें एसेट, बट देखें क्या वो रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट करता है। और रिकग्निशन का क्राइटेरिया क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं तो इस केस में आप उसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है जी, अगर तो उससे एसेट की लाइफ बढ़ रही हो, परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही हो, तो उस केस में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इंजन से वाकई एसेट की वैल्यू इन्हांस होगी नए इंजन से, लेकिन अब मसला ये कि गाड़ी में ऑलरेडी एक इंजन था, तो अब जो नया इंजन आया है उसको रिप्लेस करेगा। तो इसमें उसने कहा ठीक है आप इंजन को रिकॉर्ड कर लें नए वाले को, लेकिन पुराने वाले को निकाल दें, अदरवाइज गाड़ी के अंदर दो इंजन की वैल्यूज आ रही होंगी। तो उसने कहा जब आपकी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट होगी तो आप रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट को अगर वो रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट करता है तो आप उसे रिकॉर्ड करें, एसेट रिकॉर्ड करें, बट मेक श्योर कि जो जिस पार्ट को रिप्लेस करें उसको डी रिकग्नाइज भी करें। यानी अब उसको अपनी बुक से निकालें, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उससे उसे निकालना पड़ेगा उसको। जैसे अभी ऊपर से हमने एसेट निकला था तो हमने उसे माइनस किया था, क्रेडिट किया था, तो उसको आपने उसको डिस्पोज करना है अगर आपने रिप्लेसमेंट पार्ट को देखना है। बाकी डे टू डे सर्विसिंग जितनी भी वो आपकी सारी की सारी एक्सपेंस आउट होगी। ठीक है जी, ये हो गया सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा अब ये था इनिशियल मेजरमेंट क्या होता है। इनिशियल मेजरमेंट पढ़ लिया, कॉस्ट पे होगी। कॉस्ट में भी दो मॉडल हो सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वो दोनों हमने केसेस डिस्कस कर लिए। अब ये है कि आपने एसेट रख लिया, अब इसको आगे लेके कैसे चलेंगे बुक्स में। क्या आप हमेशा उसी 1 लाख पे जितने भी आपने खरीदा था कॉस्ट पे आकर उसी पे रखेंगे या उसे कम या ज़्यादा करेंगे। तो उसमें हमने आईटी में भी देखा था, वहाँ भी उसने एक मॉडल को उसने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया था। एक मॉडल कॉस्ट मॉडल है जी, उसी पे कंटिन्यू करते। कॉस्ट मॉडल क्या है जी, कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन लेस करते जाएं हर साल, और उसमें से अगर कोई इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आप उसमें से लेस करते जाएं। ठीक हुआ जी, और उस पर आप कैरी करते हैं, ये कॉस्ट मॉडल है। दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है जी, कहते हैं जी कि हम ये चाहते हैं कि एसेट को हर साल पे, या हर साल पे नहीं तो बस हम चाहते हैं उसको वो 7 साल के एंड के ऊपर एटलीस्ट फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हो। उस केस में कहा जी दूसरा मॉडल ये है कि आप उसको रीवैल्यूएशन मॉडल को आप चूज कर लें। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन मॉडल आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ, इंशाल्लाह इसको हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉस्ट मॉडल को भी करेंगे। और ये जो उसमें का ये मॉडल जो भी आप चाहे करेंगे वो एक क्लास ऑफ एसेट के लिए एक ही मॉडल होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल रखा हुआ है, तो सारी चीज लैंड सबको रीवैल्यूएशन मॉडल पे आपने रखना है कि एक क्लास ऑफ एसेट्स को, जो एक जैसे एसेट्स हैं उनको आपने एक ही मॉडल पे रखना है। ठीक है जी। बाकी जी इंशाल्लाह इसको हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल में हमने डेप्रिसिएशन डिस्कस करनी है, वो इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर हम उसका जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का जो दूसरा मॉडल है रिवैल्यूएशन का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ। थैंक यू जी।